नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। कभी मोदी को वीजा देने से इनकार करने वाला अमेरिका अब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अमेरिका जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि दोनों ही देशों में काफी समानताएं हैं। मोदी अपनी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों को एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे में IBN 7 आपके लिए लेकर आया है एक खास इंटरव्यू, नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। आज से 15 साल पहले अमेरिका में दिया गया नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू। उस समय मोदी बीजेपी के महासचिव थे। उनके पास पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का प्रभार था। इसी दौरान 15 साल पहले अपने अमेरिका दौरे में उन्होंने टीवी एशिया से बात की थी। देखते हैं मोदी का 15 साल पुराना ये इंटरव्यू। आज के इस फेस टू फेस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि ऑल इंडिया बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका टीवी एशिया के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, अब जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसको मद्देनजर रख के आप पहले तो हमें ये बताइए कि भाजपा किन मुद्दों पे लड़ेगा। देखिए, इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे लाने का जो ड्राइविंग फोर्स है, वैसे अनेक मुद्दे होते हैं, अनेक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो चुनाव नतीजे तय करता है। मुझे लगता है इस चुनाव का ड्राइविंग फोर्स है आम आदमी का गुस्सा। ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें आम आदमी का गुस्सा यह चुनाव का एजेंडा है। अब गुस्सा किस बात का है? अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को हटाया क्यों? आपके पास कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी, आपके पास संख्या नहीं थी, नेता तय नहीं था, तो ये सारा तूफान खड़ा किया क्यों? और जब आपके पास कुछ नहीं था तो देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ डाल करके चुनाव लाए क्यों? ये मुद्दे हैं जिसके कारण आम आदमी के मन में एक जबरदस्त गुस्सा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हिंदुस्तान का वोटर एक नए तरीके से वोट करेगा। पहले वोट करता था वोट टू इलेक्ट, या तो वोट करता था वोट टू डिफीट। इस बार वो तीसरा लोचन खोलने वाला है और पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव में वो वोट करेगा वोट टू पनिश। लाहौर घोषणा पत्र के बाद भी कारगिल में जो हुआ, आपके हिसाब से क्यों हुआ? मुझे लगता है कि कारगिल इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने श्रीनगर की घाटी में, कश्मीर वैली में जो प्रोएक्टिव पॉलिसी को अमल किया और जिसके कारण हिंदुस्तान की सरकार को सफलता मिली, उस सफलता का नतीजा है कि कारगिल का जन्म हुआ है। सफलता क्या हुई? आपको शायद स्मरण होगा कि पिछले 10-12 साल से पूरी कश्मीर वैली पे आतंकवादियों का कब्जा था। दूरदर्शन वही बताया जा सकता जो आतंकवादी चाहे। आतंकवादी कहे हिंदुस्तान का रेडियो बंद करो, रेडियो बंद करना पड़ता था। आतंकवादी कहे स्कूल के अंदर ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म रहता था। हिंदुस्तान के लाखों टूरिस्ट हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में जाते थे। पिछले 12 साल से हिंदुस्तान का कोई टूरिस्ट कश्मीर की धरती पर जा नहीं सकता था। कश्मीर पूरा का तारा पूरा आतंकवादियों के कब्जे में था। अटल जी की सरकार आने के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने की योजना बनी। 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का विश्वास बनने लगा। लोग भी अटल जी की सरकार को समर्थन देना शुरू किया। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चले गए और उसके कारण श्रीनगर वैली में आतंकवादियों का कब्जा था, जिसमें उनकी सफलता नहीं, 15 साल से कब्जा करके बैठे थे, जाना पड़ा उनको, तो जाकर के करगिल के अंदर भूभाग को कब्जा किया है। तो करगिल घटना को लाहौर से लेना देना नहीं है। लाहौर का तो परिणाम यह है कि लाहौर बस यात्रा के कारण अब करगिल में जो हो रहा है वो पिछले 15 साल से आतंकवादी कर रहे थे, उसी का एक एक्सटेंडेड नमूना है। फर्क इतना है कि पहले उन्होंने कश्मीर घाटी को कब्जा किया था, इस बार उन्होंने कारगिल के
कुछ भूभाग को कब्जा किया है। लेकिन 15 साल में दुनिया ने कभी कश्मीर में ये घटनाओं के लिए पाकिस्तान को दोषी नहीं माना था। कभी किसी ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की थी। अमेरिका ने तो कभी नहीं की थी। अमेरिकन सरकार हमेशा पाकिस्तान के साथ रही थी। लाहौर डिक्लेरेशन के कारण दुनिया को विश्वास हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहती है। अटल जी इस विषय में एक सिंसियर व्यक्ति है। पाकिस्तान ने अटल जी की इच्छाओं के पीठ में खंजर भोंक दिया है। लाहौर डिक्लेरेशन के पीठ में खंजर भोंका है, पाप किया है पाकिस्तान ने, और उसके कारण पहली बार स्वयं क्लिंटन साहब आज हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए। और शायद यहां के आपके दर्शकों को जानकर के आनंद होगा, आज पहली बार क्लिंटन साहब ने अटल जी को फोन किया था। पिछले 30 साल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की थी। और हिंदुस्तान की सरकार जिस संयम से लड़ाई के मैदान में उतरी है, जिस सीमाओं में रहकर के काम कर रही है, उसके लिए उन्होंने अटल जी को बधाई दी थी। और कल जो अटल जी पर बम वर्षा हुई, जहां अटल जी सभा करने गए थे, उस सभा स्थान पर पाकिस्तानियों ने बम वर्षा की, अटल जी बाल बाल बच गए। तो उसके लिए क्लिंटन साहब ने उनका अभिनंदन किया, उनको शुभकामनाएं व्यक्त की। शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर जो कि अलग हो गए, उससे भाजपा के इलेक्शन फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल जरा दूसरे ढंग से पूछना चाहिए। कि संगमा साहब, पवार साहब और तारिक अनवर जी के कारण कांग्रेस की राजनीति को क्या होगा? हमारी राजनीति को तो है, लेकिन हमारी राजनीति हिंदुस्तान के मतदाताओं के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों के प्रति आज हिंदुस्तान के मतदाताओं का बहुत प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी बहुत विजयी हो रही है। लेकिन जहां तक पवार साहब की घटना का सवाल है, उसका बीजेपी की राजनीति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। उसका संबंध कांग्रेस की राजनीति से है। और मैं इस घटना को एक पुरानी घटना के साथ जोड़ता हूं। इमरजेंसी में श्रीमती गांधी का डंडा चलता था, देश को जेल बना दिया गया था, जयप्रकाश नारायण समेत सबको जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद चुनाव आए। उस चुनाव में इंदिरा गांधी के साथीदार, वरिष्ठ साथी जग्गू बाबू ने कांग्रेस छोड़ी और इंदिरा गांधी के खिलाफ बयान दिया था। उस एक घटना ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि हिंदुस्तान में से कांग्रेस समाप्त हो गई थी। पवार घटना मैं जग्गू बाबू की उस घटना की तरह देख रहा हूं। पवार साहब के साथ कितने लोग गए, कौन गए, कहां गए, मेरी दृष्टि से वो महत्व नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का बिन अनुभवी नेता को ले आना, कांग्रेस का एक विदेशी नेता को ले आना, इन मुद्दों को सेंटर स्टेज पे ला करके छोड़ा है और इसका जनता के मतदाताओं पर एक चौकस प्रभाव है। इसलिए कांग्रेस का भरपूर नुकसान करने में वो सफल हुए हैं। वैसे तो माना जाता है कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ है नहीं कि विदेशी नागरिक प्राइम मिनिस्टर ना बन सके, तो फिर इतना ये विवाद क्यों सोनिया गांधी को लेकर? देखिए, हम सोनिया गांधी का विरोध नहीं करते हैं और न ही हम सोनिया गांधी के पर कोई आरोप करते हैं। वो भारत के एक परिवार की बहू है, उनका स्वागत है। भारत के 2 बेटों की वो मां है, उनका स्वागत है। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा है, उनका सम्मान है। सोनिया जी के प्रति हमारे मन में कोई द्वेषभाव नहीं है। इसलिए चर्चा सोनिया जी के संदर्भ में करना मैं उचित नहीं मानता हूं। लेकिन इस देश ने यह जरूर तय करना है, हिंदुस्तान ने आज, क्या भारत जैसे देश ने उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना का मुखिया, जुडिशरी का मुखिया, ये जो प्रमुख पद है, क्या इन प्रमुख पदों पर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और मुझे लगता है कि देश में आज समय आ गया है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तब उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि जो कांग्रेस महात्मा गांधी विदेशी चले जाओ के नारे लगा करके काम कर रही थी, वही कांग्रेस विदेशी को लाओ का काम मंत्र पढ़ेगी, ये होगा, वो मानते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस इसी हालत में तुली है कि 100 करोड़ देश के पास कोई नेता नहीं है।
और ये देश के स्वाभिमान का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है कि क्या मेरे आजाद देश जो अंग्रेजों को यहां सह रहा है, गोरी चमड़ी के लोगों को हटाया, उस देश का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है क्या? इसलिए देश के स्वाभिमान की लड़ाई है ये। उसको राजनीति या सोनिया एक व्यक्ति के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। दूसरी बात है, संविधान के अंदर यह भी लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी से शादी कर सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की सेना का जवान या सेना का कोई भी अफसर या हमारे डिप्लोमेट्स के नाते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में काम करने वाले कोई भी सरकारी मुलाजिम, अगर वे किसी विदेशी मुल्क की व्यक्ति से शादी करते हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, परमिशन अगर मिलती है उनको तो बाद में यह देखा जाता है कि वो किसी संवेदनशील पोर्टफोलियो को न संभाले, उनको ऐसी जगह पर रखा जाता है ताकि देश की सुरक्षा के सवालों को लेकर के उनका कोई संबंध ना आ जाए। अब ये देश के जवान की देशभक्ति पे कोई आशंका नहीं है, लेकिन देश हित में सब सोचना पड़ता है। अगर देश के एक जवान को पत्नी भी विदेशी लाने के लिए रोक है, तो क्या एक विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री बना देना और हिंदुस्तान की सारी फाइलें उनके सामने खोल देना, ये कौन सी सुरक्षा का विषय है? तीसरी बात है, हिंदुस्तान में घटना घटी थी, पंडित नेहरू के जमाने में घटी थी। होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको दो पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है, तो आज वो बदल करने की आवश्यकता क्या है? और भी एक घटना मैं बता सकता हूं आपको। हिंदुस्तान में सोनाली नाम की बंगाल की एक बहुत मशहूर कलाकार थी, सिने एक्ट्रेस थी, 1950 के कालखंड में, तब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उनके विषय में सुना हुआ है। अब सोनाली एक्ट्रेस के नाते काम करती थी, तब इटली का एक रसोलिनी नाम का फिल्म डायरेक्टर हिंदुस्तान आया था, उन दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई, सोनाली उसके साथ इटली में रहने लगी, शादी होने के कारण वो वहां की नागरिक बन गई, और उसको सोनिया जी की तरह नागरिक बनने में 15 साल नहीं लगे थे, वो तो जाते ही नागरिक बन गई थी। अब 20 साल के बाद उसको चुनाव लड़ने का मन कर गया, तो इटली के अंदर किसी शहर के एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, ये सोनाली उस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उम्मीदवार बनी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। इस बात पे कैंसिल किया गया कि वो इटली की नागरिक तो है लेकिन इटालियन नहीं है, वो मूल इटली की नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, इसलिए वो वहां की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सोनाली के लिए तो इटली के अंदर ये दरवाजे बंद, और हिंदुस्तान में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए, तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, और ये जो सोनिया जी का देशी विदेशी मामला है ना, वो कांग्रेस वाले ज्यादा चलाते हैं। सवाल तो ये है, क्या सोनिया जी हिंदुस्तान जैसा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका प्रधानमंत्री, इसका कोई अनुभव होना चाहिए कि नहीं? एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होनी। आप एक प्यून को भी नौकर रखते हैं तो पूछते हैं कि पहले कहां काम करते थे भाई। घर के अंदर बर्तन साफ करने वाले को रखते हैं तो भी पूछते हो कि पहले कहीं काम किया है क्या? वो भी है। आप क्लार्क रखते हो, कैमरामैन रखते हो, किसी को भी रखते हो तो पूछते हो। सोनिया जी ने हिंदुस्तान की पंचायत तक देखी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उनको हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है। और मैं पिछले 1.5 साल से कांग्रेस के लोगों को एक चैलेंज करता रहता हूं कि भैया सोनिया जी मंच पे आकर के, मेरी एक शर्त रहती है कि बिना कागज वो आए, वो कागज पढ़ती रहती किसी का लिखा हुआ, सोनिया जी बिना कागज लेकर के आए और आकर के और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के राज्यों के नाम बोल दें बिना कागज दी। और मैं दावे से कहता हूं
हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। क्या ऐसी व्यक्ति भारत की प्रधानमंत्री बनेगी क्या? भारत में मिश्र सरकारें कब तक आएगी, कब तक चलेगी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हिंदुस्तान की राजनीति ने रूप लिया है, हर राज्यों में जो एक कॉन्शियसनेस आया है, रीजनल पार्टीज बनी है, हिंदुस्तान लंबे समय तक कोएलिशन एरा से ही गुजरेगा। और हिंदुस्तान का भला भी इसी में है कि रीजनल पार्टियों को सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनाना चाहिए, उसी में देश का भला है। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टी की सरकारें बनी, कोई न कोई षड्यंत्र करके उनको हटाया। अकालियों की सरकार को कभी पंजाब में चलने नहीं दिया, डीएमके की सरकार को कभी तमिलनाडु में नहीं चलने दिया। जो भी राज्यों के अंदर किसी ने भी अपना सर उठाया, कांग्रेस ने उसको खत्म करने की कोशिश की और उसमें से अलगाव की भावनाएं पैदा हुई। तो देश का भला इसी में है कि अब रीजनल पार्टी को ससम्मान राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अटल जी का नेतृत्व, जो कि एक सर्वमित्र के रूप में उभरा है, ये सर्वमित्र नेतृत्व सबको साथ लेकर के चलने में सफल होगा। अब ये सितंबर अक्टूबर के चुनाव के बाद, जबकि मान लो कि भाजपा की सरकार बनी, और वैसे मिश्र सरकार ही बनेगी ऐसा ज्यादातर लोग कहते हैं, तो दूसरी कोई जयललिता इसमें से पैदा न हो या ऐसा कुछ न बने, इसके लिए भाजपा पहले से कुछ सोच के रखेगा क्या? देखिए, हिंदुस्तान के मतदाता ही सोचने वाले हैं, इसलिए हमको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे सभी तत्वों को हिंदुस्तान के मतदाता इस बार साफ कर देंगे। हिंदुस्तान की जनता बहुत इंतजार नहीं करेगी, उसका गुस्सा इतना है कि हिसाब वही निपटने वाले हैं, इसलिए हमें लंबा सोचना पड़े ऐसी स्थिति रहने वाली नहीं है। भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी? मैं सीटों का हिसाब अभी नहीं लगा सकता हूं कि किस पार्टी का कौन कैंडिडेट खड़ा है, मेरी पार्टी का कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आखिर में क्या बनता है, इसलिए लेकिन मैं इतना साफ साफ बताता हूं कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। करीब करीब उसी दिनों में अटल जी के नेतृत्व में शपथ समारोह होगा, शान से सरकार बनेगी, शान से सरकार चलेगी। और जिन्होंने हमको 13 दिन के लिए हमको हटाया था, तो जनता ने हमको 13 महीने के लिए बिठाया था। जिन्होंने हमें 13 महीने पर हटा दिया, वो लिख करके रखे, जनता हमको 13 साल के लिए ला करके बिठाने वाली है। शंकर सिंह वाघेला जी हैं, उनकी राष्ट्रीय जनता पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, तो इससे भाजपा को कुछ लाभ? मैं उनके लिए कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गुजरात में जनता ने उनको इतनी सजा दी है और कहते हैं गुजरात की जनता का मिजाज ही अलग है, इसलिए मैं उनका कोई महत्व देना ही नहीं चाहता हूँ। आप 10 साल से भी कम समय से भाजपा में एक्टिव हैं, तो ये राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? ऐसा है कि मेरे एक वरिष्ठ साथी थे, श्री नथालाल झगड़ा, वो बीमार रहते थे। वो पहले जनसंघ का, बीजेपी का काम करते थे। उनका आग्रह रहता था कि भाई मैं बीमार हूं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, तुम नौजवान हो, मेरे साथ चलो। तो उनके स्कूटर पर बैठते बैठते इस काम में लग गया। 90 से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। प्रारंभ में तो गुजरात में ही काम करता था, लेकिन आजकल मैं दिल्ली में रहता हूं और पूरा नॉर्थ का इलाका और मेरे जिम्मे हैं हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब और सभी जगह ऐसी हैं, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जहां हमारी सरकारें हैं, तो उसी में मैं व्यस्त रहता हूं ज्यादा। अच्छा, अब ये भाजपा को वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी बोलते हैं, जब हमारी भाजपा की सरकार थी हिंदुस्तान में, तब कहते थे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। क्या भाजपा को ये टाइटल पसंद है? हमें पसंद हो या ना हो, मीडिया का अपना एक मिजाज है। तो भाजपा इसके विरुद्ध कोई बयान क्यों नहीं करती? मैं मानता हूं कि
इस प्रकार के विवादों में हम नहीं पड़ते। ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तय करेगा हम कौन है, क्या है, कहां जाना चाहते हैं। धर्म का राजनीति से क्या संबंध होना चाहिए? अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो तो है, तो राजनीति धर्म की होनी चाहिए, इतना संबंध होना चाहिए। धर्म क्या कर सकता है राजनीति के लिए? देखिए, धर्म राजनीति के लिए क्या कर सकता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धर्म जीवन के हर अंग के लिए कर सकता है। अब धर्म का मतलब अगर आप रिलीजन करते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अपने यहां कहते हैं मातृधर्म, पितृधर्म, शिक्षक का धर्म, नौकर का धर्म, उसी प्रकार से राजधर्म। तो धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे आप तब? तो भी एकदम सीमित हो जाएगा शब्द। धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जो लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं ना, उसी से में गड़बड़ हो जाती है। रिलीजन उपासना से जुड़ा हुआ विषय है, धर्म उपासना से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। और ये बहस मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पसंद का विषय है, लेकिन काफी लंबा समय लगेगा। वो तो है। आज हजारों एनआरआईज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं विदेश में रहने वाले सभी हिंदुस्तान वासियों का सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए कि जब पोखरण परीक्षण हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और देश को विदेशी धन की जरूरत थी, अटल जी की सरकार ने एक इंडिया रिसर्जेंट बोर्ड निकाला था और दुनिया में रहने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने एक ही हफ्ते के अंदर 18,000 करोड़ रुपया मां भारती के चरणों में लाकर के डाल दिया था। ये सभी हिंदुस्तान वासी विदेशों में रहते हैं, उन सबको मैं आज टीवी एशिया के माध्यम से धन्यवाद देना पसंद करूंगा। दूसरी बात, मैं उनको कोई संदेश तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हाँ जो लोग हैं वो कई सालों से मुझसे भी जीवन में बहुत प्रगति किए हुए लोग हैं, लेकिन एक भारतवासी के नाते मेरे मन में एक विचार चलता है, वो उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मेरे मन में विचार ये है कि हिंदुस्तान का टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की छवि है तो वो हिंदुस्तान ऐसा है, जा नहीं सकते, गंदा है, मौत है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही है। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहां 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग बैठ करके यहां से करें, न मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, न मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको देखने के लिए प्रेरित करो। हमें वो हम उनको उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी देश की सेवा होगी। तो मोदी जी, आप आज टीवी एशिया के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नमस्ते। जय हिंद, भारत माता की जय।